हजारों को लाखों बार ये कहते हुए सुना है कि ये गांव अच्छा नहीं, वो शहर अच्छा, वो शहर अच्छा नहीं, वो नगर अच्छा, ये देश अच्छा नहीं, वो देश अच्छा। क्योंकि इस देश ने हमें दिया ही क्या है, इस देश ने हमारे लिए किया ही क्या है। मैं तो सोचता हूं कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमने इस देश के लिए क्या किया है, हमने इस देश को क्या दिया है। क्योंकि साथियों, एक आंकड़े के अनुसार 1857 की क्रांति के बाद 1947 की आजादी तक इस देश ने अपने 7.5 लाख क्रांतिवीरों को खोया है। जी हां, 7.5 लाख क्रांतिवीरों की कुर्बानी के बाद यह देश आजाद हुआ है साथियों। अब भी आजादी की गौरव गाथा में उन 7.5 लाख कुर्बानियों में से बहुत सारी गुमनामी के अंधेरों में खोई हुई है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से इस शो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सामने हिंदुस्तान में घट रही हर ज्वलंत घटना को आपके सामने रखता है। और ना सिर्फ आज की घटना बल्कि इतिहास से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दों को भी आपके सामने लाता रहता है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जो कि जुड़ी हुई है बागपत जिले से। यह बागपत जिला आज तो हरियाणा में आता है, लेकिन अगर बात की जाए 1900 की तो यह जिला यूपी में आता था। और इसी बागपत जिले में एक कस्बा है जिसका नाम है खेकड़ा कस्बा। इसी खेकड़ा कस्बा में जन्म हुआ था हिंदुस्तान की एक वीरांगना का, हिंदुस्तान की पहली महिला जासूस का, जिसका नाम है नीरा आर्य। जी हां दोस्तों, नीरा आर्य जिनका जन्म हुआ एक सामान्य परिवार में 5 मार्च 1902 को। उनके पिता एक अमीर व्यवसायी थे और 1902 में उनके जन्म के बाद तो उनका परिवार का जो बिजनेस था वो और भी फला फूला। इनके पिता का नाम था सेठ छज्जूमल। आप तो नाम से ही समझ गए होंगे, सेठ लगा हुआ है तो कितने अमीर व्यवसायी होंगे। जितने ये अमीर व्यवसायी थे उतनी ही देशभक्ति इनके मन में थी। हालांकि उस जमाने में ब्रिटिश हुकूमत का पूरे हिंदुस्तान पर राज था, तो मजबूरी में इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के कानूनों को मानना पड़ता था। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था नीरा आर्य और एक बेटे थे। और इन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को देशभक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा जज्बा सिखाया कि बस दोनों आजाद हिंद फौज में जाकर ज्वाइन हो गए। साथियों, उन्हें रानी झांसी रेजिमेंट में, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का मुख्य सिपाही घोषित किया। अब वक्त अपने हिसाब से चलता गया, बढ़ता गया। 1902 में ये पैदा हुई और 1920 के आसपास इन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया। लेकिन जल्दी ही इनकी शादी भी हो गई। इनकी शादी हुई श्रीकांत जय रंजन दास से। साथियों, यहां पर यह बात गौर करने वाली है कि नीरा आर्य जितनी बड़ी देशभक्त थी, उनके पति श्रीकांत जय रंजन दास उतने ही ज्यादा नफरत करते थे देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिवीरों से, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही कुछ ऐसा था। श्रीकांत जय रंजन दास इंस्पेक्टर थे अंग्रेजी हुकूमत में, और वो भी सीआईडी इंस्पेक्टर थे। उनका काम ही ये होता था कि चुन चुन के उन क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दो जो कि देश की आजादी के लिए काम करते। अब सोचिए कितनी विकट परिस्थिति होगी नीरा आर्य के लिए। उन्होंने बचपन से यह सीखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और भी बहुत सारे जो देश के लिए, देश की आजादी के लिए काम करने वाले हैं, वो उनके लिए भगवान स्वरूप हैं। लेकिन उनके पति, जो कि अंग्रेजी हुकूमत में एक नौकर के पद पर थे, एक पुलिस के पद पर थे, लेकिन थे तो नौकर ही, वो देश की आजादी के लिए काम करने वालों को तुच्छ समझते थे, उनको मारना चाहते थे, उनको देशद्रोही समझते थे। लेकिन यही तो, इन्हीं विकट परिस्थितियों में ही तो महान लोगों का जन्म होता है, उनकी महानता का जन्म होता है। अपने पति को बिना बताए
आजाद हिंद फौज की एक बड़ी सदस्य बन चुकी नीरा आर्य देश के लिए काम कर ही रही थी, देश की आजादी के लिए काम कर ही रही थी। उस जमाने में ये सब लोग अंग्रेजी हुकूमत के बड़े बड़े अफसरों के घर में काम करने के लिए जाते थे। अब अंग्रेजी हुकूमत के अफसर नीरा आर्या के पति श्रीकांत जयरंजन दास, जो कि अंग्रेजी हुकूमत में एक CID ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे, उनसे बोला गया कि ना सिर्फ और बहुत सारे जासूस हैं बल्कि इनमें आपकी अपनी पत्नी भी है जिनका नाम नीरा आर्या है। वो बड़े अफसर के घर में नौकरानी का काम कर रही है। जब ये पता चला श्रीकांत जयरंजन दास को, तो उन्होंने CID का काम अपने घर पे ही शुरू कर दिया। वो अपने घर की पत्नी, अपनी धर्म पत्नी पर ही नजर रखने लगे। उनके आने जाने को, उनके हर एक कार्यकलाप को वो परखने लगे, जानने लगे, उनका पीछा करने लगे जहां जहां वो जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब नीरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलने गई, तो पीछा करते करते श्रीकांत भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर, इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, सबके सामने बंदूक तान दी नेताजी के ऊपर। नीरा ने ये देखा तो वो भौचक्की रह गई। उन्होंने कहा नहीं, आप नेताजी को नहीं मार सकते, आप नेताजी को नहीं मार सकते। लेकिन श्रीकांत ने कहा कि ये देशद्रोही है, इसे मरना ही पड़ेगा। बहुत समझाती रही नीरा आर्य, लेकिन उसके पति नहीं माने। उन्होंने अभी यहाँ पे जो नेताजी थे वो भी बचने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने अचानक से बंदूक तान दी गई थी। अचानक से श्रीकांत ने गोली चलाई, लेकिन नेताजी बच गए, लेकिन नेताजी के ड्राइवर को गोली लग गई। यहाँ पर नीरा ने समझ लिया कि अब उसके सामने एक विकट परिस्थिति ऐसी है जिसमें उसे या तो अपने हीरो को चुनना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, या तो अपने पति को चुनना है। वो पति जो कि देश की आजादी में रोड़े अटका रहा है, और एक तरफ है नेताजी जो कि तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए आजाद हिंद फौज का गठन करने के बाद धीरे धीरे ही सही आजादी की ओर, देश की आजादी की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आज नेताजी की मौत हो गई तो देश की आजादी का ये सपना भी सदा सर्वदा के लिए टूट जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, नीरा आर्या एक जासूस थी। ना सिर्फ एक जासूस बल्कि एक बड़ी ही खतरनाक जासूस। अपने पास वो हमेशा खंजर रखा करती थी। अगली गोली श्रीकांत चला रहे थे नेताजी पर। बीच में खड़ी नीरा आर्या ने अपने पॉकेट से खंजर निकाला और सीधे अपने पति के पेट में घोंप दिया। देश के लिए अपने ही पति की जान ले ली और नेताजी को बचा लिया। नेताजी बड़े खुश हुए। ना सिर्फ नेताजी बल्कि और भी आजाद हिंद फौज के उनके साथी थे। उन्होंने उनकी कुर्बानी को, उनके त्याग को सराहा। उस दिन नेताजी ने उन्हें नीरा नागिनी का नाम दिया। नेताजी की जान बच चुकी थी। देश अपनी आजादी की ओर बढ़ा जा रहा था। धीरे धीरे क्रांतिकारी मुखर रूप से देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे थे। आजाद हिंद फौज धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत को समेटती जा रही थी, हराती जा रही थी। लेकिन उसी वक्त एक दुखद खबर सबको मिली। नेताजी हवाई दुर्घटना में 1945 को शहीद हो गए। हालांकि उस जमाने में आजाद हिंद फौज भी धीरे धीरे टूट चुकी थी और सबने दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया। नीरा ने भी सबके साथ आत्मसमर्पण किया, क्योंकि उस समय वो लोग देशद्रोही थे। सब पे मुकदमा चलाया गया, लेकिन सबको बरी कर दिया गया, क्योंकि सबने आत्मसमर्पण किया था। और देश के दुश्मन यानी कि अंग्रेजी हुकूमत भी अब ज्यादा दिन तक हिंदुस्तान पे राज नहीं करने वाली थी, उनको ही पता चल चुका था। लेकिन यहाँ पर सबको बरी किया गया, लेकिन सिर्फ एक आजाद हिंद फौज की सिपाही नीरा आर्या को बरी नहीं किया गया, क्योंकि उस पर एक अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही नीरा आर्या के अपने ही पति के कत्ल का इल्जाम था।
इसे उस जमाने की सबसे बड़ी जेल, सबसे बड़ी यातना, सबसे बड़ी सजा दी गई। अंडमान निकोबार में सजाए काला पानी की सजा। वहां पे उसको भेज दिया गया और एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। उस अंधेरी कोठरी में रात को नीरा आर्या अपनी लिखी पुस्तक में खुद बताती है कि एक संतरी आया और अचानक से उसने झटके से एक कंबल और एक तकिया अंदर फेंका और फिर वो हंसने लगा, मुझ पर हंसने लगा, बोलने लगा ये देखो आजाद हिंद फौज की सिपाही हैं, ये देख लो, अभी काल कोठरी में बंद है, कैद है, हैं? क्यों? कहां गए तेरे नेताजी? कहां गए तेरे नेताजी? बहुत पसंद करते थे तुझको, तूने उसके लिए अपने पति को मार दिया। क्या तुम दोनों के बीच में कोई ऐसा वैसा संबंध था? नीरा आर्या को गुस्सा आया और उसी समय उस संतरी के मुंह पर थूक दिया। मजबूर थी, अगर बीच में सलाखें ना होती तो उसी समय अपने पंजे से उसका गला दबोच लेती थी। लेकिन उस संतरी को भी गुस्सा आया, उसके मुंह पर थूक लगी थी। उसने जाके जेलर को शिकायत कर दी कि इस नीरा आर्या ने, जो कि काल कोठरी में बंद है, मेरे मुंह पर थूका है। ना सिर्फ मेरे मुंह पर थूका है जेलर साहब, ये आपके मुंह पर थूका है। जेलर साहब आए और उन्होंने नीरा से पूछा, क्यों, क्या गलत पूछा था इसने? यही तो पूछा था तेरे नेताजी कहां पे हैं। तो नीरा बोलती है, जेलर साहब, ये तो आपको भी पता है कि नेताजी अब देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं, हवाई दुर्घटना में शहीद हो चुके हैं। लेकिन वो जेलर था, उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ ज्यादा ही बदला लेना चाहता था। वो भी उसे और नीरा आर्या को बेइज्जत करना चाहता था, उसे तड़पाना चाहता था। उसने फिर से पूछा, कहां है तेरे नेताजी? बहुत लड़ते थे तुम लोग देश के दुश्मनों के खिलाफ, देख लिया। कहां है तेरी आजाद हिंद फौज? सब टूट गई, सब बिखर गए, सब खत्म हो गए, तू तो काल कोठरी में बंद है। कहां है तेरे नेताजी? कहां है? तो बोलती है, नेताजी आज भी आजाद हिंद फौज के हर सिपाही के दिल में जिंदा है। अच्छा, तेरे दिल में भी जिंदा है? हाँ, मेरे दिल में भी जिंदा है। नेताजी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। ऐसा सुनना था कि जेलर को गुस्सा आया। उसने बुलाया लोहार को और लोहे के औजारों से नीरा आर्या के दिल को चीर दिया। बड़ी शर्मनाक घटना है, बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन ये सच्ची बात है कि उस जमाने में अंडमान निकोबार में अंग्रेजी हुकूमत के उस जेलर ने नीरा आर्या के ब्रेस्ट को लोहे के औजारों से खिंचवाया, सिर्फ ये बदला लेने के लिए कि आजाद हिंद फौज का एक सिपाही दिवंगत नेताजी को आज भी अपने दिल में जिंदा रखे हुए। नीरा आर्या के ब्रेस्ट लहूलुहान हो चुके थे, वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी वो बोले जा रही थी, हाँ नेताजी मेरे दिल में जिंदा हैं, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। साथियों, 1945 की उस घटना के बाद 1947 में जब देश को आजादी मिली तो अंडमान निकोबार में तब भी बंद थी नीरा आर्या। उन्हें वहां से बुलवाया गया, बाकी कैदियों को भी बुलवाया गया। देश की आजादी के बाद तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी अपनी तरफ से सरकार में शामिल होकर अपनी अपनी देश सेवा के बदले में कुछ न कुछ ले लिया, या यूँ कहिए कि उनको सम्मानित किया गया। कहीं कोई सरकारी सेवा में चले गए, कहीं कोई बड़े पद पर आसीन हो गए, लेकिन सिर्फ एक नीरा आर्या थी जिन्होंने कहा मुझे कोई सरकारी पद नहीं चाहिए, मुझे सरकार में भी शामिल नहीं होना है, क्योंकि मैंने जो भी किया वो अपने देश के लिए किया, मैंने जो भी किया वो अपने फर्ज के लिए किया, चाहे वो आजाद हिंद फौज में ज्वाइन होकर देश के लिए लड़ना हो, चाहे वो जेल में मिली हुई यातना हो। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने जो भी किया अपने देश के लिए किया, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नीरा आर्या उस समय के बाद हैदराबाद में जाकर गुमनामी की जिंदगी जीने लगी, क्योंकि
क्योंकि साथियों ऐसे जो लोग होते हैं उनके दिल में एक संतुष्टि होती है, खुशी होती है कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया है और बदले में कुछ ले लेंगे तो क्या किया। किसी के लिए कुछ किया, बदले में कुछ ले लिया तो क्या किया, क्या किया। नीरा आर्या भी ऐसी वीरली वीरांगना थी। उन्होंने सरकार से कोई मदद नहीं ली, बुढ़ापे में कोई पेंशन नहीं ली। बुढ़ापे में वो सड़क किनारे फूल बेचकर अपना गुजारा किया करती थी, एक झोपड़ी में रहा करती थी। लेकिन अंत समय में जब सब लोग भूल चुके थे, मैं बात कर रहा हूँ 80-90 दशक की, तब सब लोग भूल चुके थे देश की आज़ादी को। देश की आज़ादी में लगे हुए, कुर्बान हुए उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों को सब अपने अपने जीवन में व्यस्त मस्त हो गए थे। उस समय नीरा आर्या की झोपड़ी को तोड़ दिया गया। हालांकि सब जानते थे कि ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उसकी जमीन एक इलीगल प्रॉपर्टी पे बनी हुई थी, उसकी झोपड़ी जो थी वो एक इलीगल प्रॉपर्टी पे बनी हुई थी, तो उसको तोड़ दिया गया। देश की पहली महिला जासूस, विरली वीरांगना, नेताजी के दिए हुए उपनाम नीरा नागरी से सुशोभित स्वतंत्रता सेनानी नीरा अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में 26 जुलाई 1998 को एक गरीब, असहाय, निराश्रित, बीमार वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन करती है। शर्म आती है, लेकिन क्या करें, सच्चाई सच्चाई। साहित्यकार तेजपाल आर्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नीरा आर्य जैसी विरली वीरांगना स्वतंत्रता सेनानी किसी भी देश में ना जन्मी है ना जन्म लेगी। आज की बात करें तो नीरा आर्या पर नीरा नागनी नाम से एक महाकाव्य भी लिखा गया है और नीरा पर एक निर्देशक फिल्म बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका ऐश्वर्या राय निभाएंगी। साथियों, इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी ही घटनाओं को जानने के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए। लेकिन अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।